नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बसंत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वाईफा स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वाली क्लास में। और आज सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का। जैसे कि पहले पार्ट में हम लोगों ने टॉपिक के बारे में ब्रीफ किया था और क्या होता है अजम्पशन इसके बारे में, तो आज थोड़ा सा मैं आपको फिर से उसके बारे में आइडिया दूंगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेके आया हूँ जिसको आप सभी लोगों को देखना है। उसके पहले हम लोग स्टार्ट करें सेशन को, आपको बता दें कि ये मेरा रेफरल कोड है जो है BT10। जब भी आप कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप कोई भी अनअकैडमी ऐप पे आप प्लस का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, BT10 रेफरल कोड लगाएंगे, आपको 10% का जो ऑफ मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आप बाकी सभी एजुकेटर्स की क्लासेस को भी एक्सेस कर पाएंगे। मतलब सिर्फ हमारी क्लासेस नहीं, बाकी और जो एजुकेटर्स हैं उन लोगों की भी क्लास को आप एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा, अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मेरी क्लासेस यहाँ पे भी होती हैं। 7:30 मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे क्लास होती है और 12 बजे दिन में होती है। हालांकि अभी मेरा स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, कोविड में थोड़ा सा सुधार हो रहा है और जैसे ही एकदम से मैं सही हो जाऊँगा, रिकवर हो जाऊँगा, तो प्रॉपर ये वाली क्लास भी लाइव चलने लगेगी और जो वहाँ पे क्लासेस चलती हैं वो भी वापस ट्रैक पे आ जाएंगी। तो थोड़े दिन की बात और है और काफ़ी हद तक सब चीज़ें सही भी जा रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मेरे शेड्यूल के बारे में जानेंगे। मेरा शेड्यूल 6 PM लाइव यहाँ पे होता है। लाइव अभी नहीं चल रहा है, मैंने बता दिया, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। 9 PM पे प्रीमियर होता है जस्ट पजल का। ये चैनल है अनअकैडमी का, जस्ट पजल नाम से। ये बहुत फ्रूटफुल चैनल है और मुझे लगता है ये आप सभी लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जस्ट पजल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको फिर आगे जितनी भी क्लासेस होंगी, मतलब वहाँ पे जो पजल्स, चूँकि आपको पता है बैंकिंग एग्ज़ाम में पूरी तरीके से पजल ही डिसाइडिंग होता है कि आप फाइनली उसको क्रैक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा शेड्यूल जो अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे मैं आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये, बैंक सेगमेंट में ही मैं मिलूँगा। तो पहले आपका सेगमेंट बैंक वाला सिलेक्ट होना चाहिए और बैंक सेगमेंट जब आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ही आप वहाँ पे जाएं और फिर मुझे बसंत त्रिपाठी नाम से एजुकेटर के रूप में सर्च करेंगे, मेरा प्रोफाइल आ जाएगा और उस जगह पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। 7:30 पे मेरी 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज़ चलती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मंडे टू फ्राइडे होता है और 12 बजे ये नया इनिशिएटिव मैंने लिया था, लेकिन ये जल्दी ही हम वापस इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि PO और क्लर्क का एग्ज़ाम IPS का आ रहा है। जैसे मैं सही हो जाता हूँ उसके बाद मैं कर लूँगा, ठीक है ना, हम लोग करेंगे। और उसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पे हमने कर भी दिए थे, तो उसको देख भी सकते हैं आप। बाकी अब जल्दी ही प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक में तो मेरा एक बार फाइनल टेस्ट है कि अब क्या स्टेटस है कोविड का, तो उसके बाद ही क्लियर कट स्टेटस पता चल पाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। ये जगह पे आप जाके देख सकते हैं, कुछ और सेशंस हमारे पड़े में, जैसे इनइक्वालिटी का 0-1-2 ट्रिक है, तो ये मेथड के बारे में भी। और अभी सिलॉक्स का जो शॉर्ट ट्रिक बनाया था उस पर भी मुझे क्लास लेनी है, तो वो अनअकैडमी पे सैटरडे या संडे में शेड्यूल करूँगा, तो उसको भी ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एजम्पशन के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि एजम्पशन क्या होता है। एजम्पशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को एज्यूम करना, किसी काम को अंजाम देने से पहले। तो मैं एक बार ज़रा एजम्पशन को फिर से जो है वो आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब एजम्पशन होता क्या है? एजम्पशन होता है कि पहले से किसी चीज़ के बारे में एक धारणा। जैसे आप बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने आए तो आपके दिमाग में क्या है कि आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एग्ज़ाम या बैंक का क्लियर हो जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी, राइट ना, यही आपके दिमाग में आया होगा। तो ये जो चीज़ पहले आप, अब चूँकि आप काम करने जा रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो इस काम को करने से पहले आपके दिमाग में कैसे थॉट्स आते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने एक्शन को भी परफॉर्म करते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसा ही आपका एक्शन होता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो बेसिकली जो विचार आपका होता है वो एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, भले ही डायरेक्टली आप ना कहें। तो जब भी आप कोई एक्शन करते हैं तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या सोच के आपने किया था। तो क्या जो सोच के आपने किया है उसी को हम लोग पूर्व धारणा या असम्पशन कहते हैं। एजम्पशन को दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई चीज़ को जिसको हम मान के चलते हैं। जैसे अब हम अगर किसी सरकारी दफ्तर में गए या हॉस्पिटल में गए तो हम ये मान के चलते हैं कि हॉस्पिटल है तो वहाँ पे डॉक्टर होंगे ही होंगे। अब आपको कोई अच्छा हॉस्पिटल बता दे तो आप क्या पूछेंगे, वहाँ पे डॉक्टर होगा कि नहीं होगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा? तो ये तो बिल्कुल नाजायज़ सवाल हो जाएगा। मतलब आप वो अंडरस्टूड है कि अगर वो हॉस्पिटल है तो वहाँ पे डॉक्टर होंगे, क्या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा, ऐसा अगर आप पूछें तो आप कहेंगे नहीं भाई, हॉस्पिटल है ऑफकोर्स ट्रीटमेंट के लिए ही बना हुआ है,
तो वहाँ पे ट्रीटमेंट ही होगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ें हम मान के चलते हैं वो बेसिकली एजम्पशन होता है, विच इज़ नोन एज टेकन फॉर ग्रांटेड। जो चीज़ हमारे दिमाग में होती है कि नहीं ऐसा होगा ही होगा, तो उसी को हम लोग एजम्पशन कहते हैं। अब कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें और बताई थी कल बताया था कि जो एजम्पशन है वो आर्ग्यूमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, वो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि वो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है। लाइक पहले क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम देखें, कुछ हमने ये चीज़ें रखी थी जिससे आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लिविंग असाइड योर लॉजिक अबाउट द थिंग्स वर्क हेल्प्स, मतलब ये देखो आप कई बार ऐसा होता है कि गलती कब होती है एजम्पशंस में, जब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। किसी ने जो स्टेटमेंट किया है दिया है, जो ऑथर है उसका, जिसने वो एक्शन परफॉर्म किया है वो क्या सोचता है, उसके बिहाफ पे अपने आप को रख के आपको सोचना है, ना कि आपको अपना जजमेंट देना है। तो जजमेंट जब आप अपना देने लगेंगे तो वो कंक्लूजन के फॉर्म में बिहेव करने लगता है। जैसे कई बार हम लोग जजमेंटल जाते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो ये गलत है इसलिए चूंकि ये एथिकली गलत है इसलिए ये गलत होना चाहिए। नहीं, एक चोर चोरी करता है तो जब चोर से पूछा जाएगा तो वो चोरी को जस्टिफाई भी कर सकता है ना, तो वो उसके फेवर में बोलता है। तो हमें उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखना है। वैसे एथिकली देखेंगे तो वो एक गलत काम है, राइट। तो वही यहाँ पे कहने की कोशिश करी गई कि आपको अपनी तरफ से नहीं सोचना है कतई भी, वो अगले की तरफ से ही हमेशा आपको सोचना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, व्हाइल यू कैन मेक कॉमन सेंस एजम्पशन द सन इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द डे, ये बिल्कुल कॉमन सेंस है जो टेकन फॉर ग्रांटेड है, मतलब मान के चला जाता है कि ऐसा तो होता ही होता है, जो फैक्ट है। वाटर मेक्स थिंग्स वेट, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं। डू नॉट ब्रिंग इन योर ओन एजम्पशन अबाउट थिंग दैट आर नॉट नेसेसरली कॉमन नॉलेज और मे नॉट ऑल्सो बी ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई, ठीक है। जिस तरीके से जो भी, जैसे वाइल यू कैन मेक कॉमन सेंस एजम्पशन, सब कुछ कॉमन सेंस के एजम्पशंस होते हैं, जैसे सन विजिबल होता है इधर, वाटर चीज़ों को गीला करता है, तो अपनी चीज़ों को उसमें कभी भी, मतलब फिर से यहाँ पे वही पॉइंट रखा गया है कि आप अपनी चीज़ों को कभी भी इम्पोज नहीं करेंगे, उस पर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको हमेशा उस व्यक्ति की तरफ से सोचना है। जैसे मैं बोला गया कि सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, और फिर आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, मतलब एक हाइपोथेटिकल बात है। मान लो उन्होंने कह दिया, रेफरेंस क्या दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी का दिया गया, और उन्होंने क्या कहा कि सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। तो अब आप सोचेंगे कि यार अजीब बात कर रहे हैं, ये तो क्रिकेटर है और ये पॉलिटिशियन, तो उनका प्रोस्पेक्टिव कहने का कुछ अलग होगा। तो फैक्ट तो कुछ और है पर वो कह कुछ और है, तो किस सेंस में कह रहा है वो सेंस के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। मतलब आप जजमेंटल कतई नहीं होंगे, आपको उसके बिहाफ पे सोचना होगा। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, assumption is a question in questions is something that author believes to be true। मतलब क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है, उसके बिहाफ पे ही आपको अल्टीमेटली तीनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम तरीके से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि एजम्पशन जो है वो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताऊं एजम्पशन क्या होता है ना, कि हिडन चीज जो होती है, जो अनसेड होता है। कई बार ऐसा होता है कोई एक्शन परफॉर्म किया गया, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस बार युवराज सिंह मिलेगा, तो उसको समझाऊंगा कि कैसे बैटिंग करते हैं। अब अगर आप मेरे स्टेटमेंट पे गौर दें तो मैंने कहा है इस बार अगर युवराज सिंह मिलेगा, तो एक अगर कोई ज़हीन व्यक्ति मेरे सामने, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति मेरे सामने अगर होगा तो वो तुरंत मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा, वो मुझसे आर्गुमेंट करेगा, अच्छा इस बार मिलेगा क्या मतलब है। तो मैं इस बार अगर मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि इस बार मिला, तो मैं उसको समझाऊंगा इसका मतलब मैं पहले मिल चुका हूँ, सेंस निकल के आता है। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक पहले से थॉट था कि मैं पहले से मिल चुका हूं, लेकिन जब अगली बार मिलूंगा तो उसको समझाऊंगा कि कैसे जो है वो बैटिंग करी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बिहाफ पे अगर वो अगला बंदा सोचेगा तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये कह रहा है कि इस बार मिलूंगा तो समझाऊंगा, इसका मतलब ये पहले मिल चुका है, राइट ना। तो मेरे दिमाग में वो बात थी, इसीलिए मैंने ऐसा स्टेटमेंट पास किया कि इस बार मिलेगा तो समझाऊंगा। अदरवाइज मैं कहता था कि अगर मुझे युवराज सिंह मिलेगा तो मैं उसको समझाऊंगा कैसे बॉलिंग, कैसे बैटिंग करनी होती है, राइट ना। तो हर एक स्टेटमेंट के पीछे एक हिडन फैक्ट होता है, कोई रीजन होता है। तो अब अगर आप वहीं उससे आर्ग्यूमेंट करने लगे, क्यों तुमने इस बार क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला कि इस बार मिलेगा, तो तब उस आर्ग्यूमेंट का जवाब आएगा, तभी मैं बोलूंगा कि मैं ऑलरेडी युवराज सिंह से मिल चुका हूं और सेकेंड टाइम मिलूंगा तो सिखाऊंगा,
एक बार मैं मिल चुका हूँ उसके पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब आपने आर्ग्यूमेंट किया, क्यों ऐसा, आपने क्या आर्ग्यूमेंट किया कि आपने क्यों ऐसा बोला कि इस बार मिलेगा तो उसको बैटिंग सिखाऊंगा, है ना। जब आपने ये आर्ग्यूमेंट किया, क्वेश्चन किया हमसे कि आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों फ्रेम करके बोला, तब मेरा जवाब आया, रीजन मैंने तब उसके बाद बताया कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अगर आप उसी जगह पे खड़े खड़े बिना मुझसे पूछे समझ जाते तो आप मेरा एजम्पशन निकाल ले जाते कि मैं क्या सोच के बोला हूँगा, राइट ना। तो इसी तरीके से एजम्पशन चलता है। हमेशा याद रखें, देयर इज अ सिंगल वर्ड दैट इज अ व्हाई। आस्क फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए सवाल करिए। जब आप सवाल करेंगे यू विल बी गेटिंग सम वैलिड रीजंस, और जो रीजन होता है ना, वो रीजन हमेशा जो है वो आपको एजम्पशन दे देगा। लाइक देयर इज अ वन स्टेटमेंट रिटन, नो मोबाइल इन क्लासरूम, है ना। ऐसा एक सपोज करो नोटिस लगा हुआ है, तो अब ये जो व्यक्ति ने नोटिस लगाया है उसने क्या क्या सोचा होगा। उसने सोचा होगा कि पहली बात तो क्यों लगाया, ये आप इसके लिए सवाल कर सकते हैं, क्यों लगाया है इसने। तब आपको उसका जवाब प्रोबेबल कई सारे आंसर मिल सकते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं किसी बात के, क्योंकि वो व्यक्ति हम तो है नहीं जिसने लगाया है, तो हमें उसके बिहाफ पे सोचना है। तो हमें बस गैस ही मार्क करना है, क्योंकि कई सारे रीजन नोटिस लगाने के पीछे हो सकते हैं। उनमें से एक रीजन हो सकता है कि क्लास में मोबाइल पहले लोग इस्तेमाल करते थे जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था, और जिसकी वजह से ये लगाने की जरूरत बनी। भाई कोई समस्या आ रही है तभी किसी तरीके के नियम बनते हैं। लोग हेलमेट नहीं पहनते तो गाड़ी में नियम बन गया कि आपको सड़क पे सेफ्टी, भाई एक्सीडेंट्स होते थे सड़क पे तो सीट बेल्ट लगाने के लिए और सिक्योरिटी फीचर्स की बात की जाने लगी, है ना। तो जब कहीं कोई चीज़ होती है तो उसके जो है उसका सेकंड इवेंट जो होता है, मतलब आप कहते हैं उसका इफेक्ट जो होता है वो एक रीज़न की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या है, देखो नो मोबाइल फ़ोन इन क्लासरूम, ये क्यों लगाया, क्योंकि एक रीज़न था कि लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे और जिससे क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा था और जिसकी वजह से उन्हें ज़रूरत लगी इसकी। तब जब आपने सवाल किया कि क्यों लगाया, तब आपको ये जवाब मिला ना। लेकिन हाँ, ये एक प्रॉबेबल आंसर हो सकता है, ये एक प्रॉबेबल आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रॉबेबल आंसर मतलब अब इसमें लिखा जाएगा कि स्टूडेंट्स में बी यूजिंग मोबाइल फ़ोन इन क्लासरूम, हो सकता है विद्यार्थी क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते रहे हों, तो बिल्कुल सही एजम्पशन जाएगा, ठीक है ना। अब वहीं पे दूसरा एजम्पशन आता है कि अब यहाँ पे लिख दिया गया कि पीपल विल फॉलो द नोटिस एंड दे विल स्टॉप यूजिंग मोबाइल फ़ोन, लोग इस नोटिस को का अनुसरण करेंगे और क्लास में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर देंगे। बिल्कुल सही है। जो बंदा नोटिस लगा रहा होगा वो कैसे रिजल्ट को, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको तो यही लग रहा है ना कि आप एग्जाम में क्लियर कर ले जाएंगे, है ना, तभी तो आप आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर आपको आज एहसास हो जाए कि आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो आप निहायत ही मतलब नहीं बोलेंगे, लेकिन आप वैसे इंसान हैं जो बिना सोचे काम कर रहे हैं, मतलब आपको रिजल्ट की परवाह नहीं है। तो आप इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप काम कर रहे हैं, आप रिजल्ट पॉजिटिव उम्मीद कर रहे हैं, तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं। आपको जरा सा भी संदेह होगा तो क्या आप तैयारी करेंगे? नहीं करेंगे, है ना, स्वेच्छा से तो कतई नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है जो नो मोबाइल फ़ोन इन क्लासरूम है, तो इसका मतलब ये उसको लगता होगा कि ये नोटिस लगा देने के बाद लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर देंगे, है ना, इस नोटिस का अनुसरण करेंगे। वहीं पे मैंने कुछ और बातें बताई थी, जैसे इन वर्ड्स का इस्तेमाल, ऑल, ईच, एवरी, नन, ओनली, ठीक है, नेवर, कैन नेवर, इन शब्दों का इस्तेमाल हमेशा एजम्पशन को गलत करेगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। देखो जैसे यहीं पे लिखा हुआ है, ऑल स्टूडेंट विल स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन इन क्लासरूम, ठीक है। तो एक अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसको कहते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट। जब भी आप किसी नियम को लगाते हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं होता कि इसका 100% रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, एक जनरलाइज टर्म कि हाँ लोग इसका अनुसरण करेंगे। उसने क्या यही सोचा होगा कि नहीं सभी लोग इस्तेमाल बंद कर देंगे? नहीं। आपने देखा होगा कि सड़कों पे हेलमेट लगाना ज़रूरी किया गया, ड्राइविंग वो लगाना ज़रूरी किया गया, उसके बावजूद भी नहीं फॉलो कर रहे, तो फिर क्या लगाना पड़ा? पेनाल्टी का क्लॉज आया, चालान का क्लॉज आया, राइट ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसे ऑल, ईच, एवरी, दीज आर एक्सट्रीम, है ना, नन,
ये एक्सट्रीमली नेगेटिव है, ओनली ये ऑलमोस्ट नेगेटिव है, ओनली मतलब केवल कुछ ही लोग फॉलो करेंगे। आपको पता होगा केवल कुछ ही लोग फॉलो करेंगे तो क्या आप नोटिस लगाएंगे, तब आप डंडा उठाएंगे या कोई और तरीका पेनाल्टी लगाएंगे, कोई और तरीका आप उस समय में इस्तेमाल कर रहे होंगे, राइट। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो एजम्पशन गलत होता है। एक और मैंने बताया था कंपैरिजन, कंपैरिजन या फिर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाए, जैसे ग्रेटर, हायर, टॉलर, इन शब्दों का इस्तेमाल भी एजम्पशन में हो तो अक्सर मतलब 99% टाइम एजम्पशंस गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। एक तो वाई सबसे आसान तरीका है, क्यों पूछेंगे, क्यों का जो जवाब मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, उससे आंसर आपको मिल जाएगा। एक मेथड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नेगोशिएटिंग मेथड है। दिस मेथड इज रियली इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग assumption क्वेश्चन। इट इज टेस्टेड मेथड दैट कैन डन, वो सारी चीज़ लिखी हुई। ऑल यू हैव टू डू इज नेगेट द assumption आफ्टर रीडिंग देम। पहले स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर उसको वही जो मैंने बोला आर्ग्यू करिए, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ द पैसेज ऑथर गिव्स स्टेटमेंट ओनली आफ्टर एज्यूमिंग समथिंग। ये वही बात है कि जब कोई बात को बोलता है, कोई कहता है, कोई चीज़ लिखी होती है तो उसके पीछे एक विचार होता है, जिस विचार का रिफ्लेक्शन होता है वो, है ना। अब जैसा विचार आता है पूरे विचार को आपने देखा होगा, आपको किसी चीज़ को व्यक्त करना है तो आपके थॉट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको समराइज करके लिखते हैं। तो जो समराइज करके लिखते हैं उसमें सारी चीज़ें एकदम डिटेलिंग में नहीं लिखते हैं, कुछ चीज़ें अनसेड होती हैं। आपको लगता है इतने से सारी चीज़ें अगला समझ जाएगा, मान लो कोई नहीं समझ पाता है तो वो आर्ग्यूमेंट करेगा कि ऐसा आपने क्यों कहा, तब आप उसका जवाब दे सकते हैं उसको कि मैंने ऐसा ये कहा। तो वो जो आप जवाब देंगे ना वो आपके स्टेटमेंट का एक एजम्पशन होगा, जो आपने कहा था उसके पीछे का एक रीजन होगा, जो कि वो स्टेटमेंट एजम्पशन की तरह काम करेगा। दीज समथिंग आर डायमेंशंस ऑफ क्वेश्चन, राइट। फिर लिखा हुआ दैट मीन्स सम बेसिक assumptions आर व्हाट ऑथर डेफिनेटली बिलीव्स इन। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे वो निश्चित तौर से भरोसा कर। अब देखो दो चीजें मैं आपको यहाँ बता, कुछ लोग कहते हैं कि assumption जो है वो डेफिनेट नहीं हो सकता, वो लोग गलत कहते हैं, डेफिनेट नहीं हो सकता। और ईदर और assumption में कब आता है वो भी यहाँ पे सुन, देखो मैं जो ये सेशन कर रहा हूँ ये सिर्फ सुनने वाला है और सुन के बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, तो क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो डेफिनेट जो चीजें होती, अब एजम्पशन डेफिनेट नहीं हो सकता, किसने कह दिया डेफिनेट नहीं हो सकता? लोग क्यों कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप जब एजम्पशन कर रहे होते हैं ना तो एक्चुअली आप दूसरे के बिहाफ पे सोचने की कोशिश करते हैं, आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति ने जो ये स्टेटमेंट दिया है ये क्या सोच के दिया है। तब आप कहते हैं कि भाई उसने एग्जैक्टली क्या सोचा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आइडिया लगा सकते हैं कि ये सोचा होगा या हो सकता है ये सोचा हो। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर उसमें एजम्पशंस में कैन और मे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, और लोग कहते हैं कि अगर ये वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो तो एजम्पशन हमेशा गलत होगा, डेफिनेट नहीं हो सकता। कैन का इस्तेमाल करना फ्लेक्सिबिलिटी देना, मतलब अपनी बात में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना। कल को आपकी बात गलत भी निकल जाए तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपने तो कहा था कि कैन भी, है ना, तो कैन एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए एजम्पशंस में जो चूंकि कई सारे रीजन हो सकते हैं। अब जैसे देखो इंडिया में सभी एग्जाम्स को ऑनलाइन कर दिया गया, अब ये एक स्टेटमेंट आया, अब इसके पीछे जिसने भी ऑनलाइन किया उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकता है? रिजल्ट फास्ट आएगा, चूंकि सारी चीजें कंप्यूटर पे हो रही हैं, कंप्यूटर इफिशियंट लोग मिलेंगे, है ना, और एग्जाम को कंडक्ट कराना इजी हो जाएगा, पेपरलेस होगा। तो कई सारे रीजन इसके पीछे काम कर सकते हैं। हो सकता है सारे के सारे अप्लाइड हो सकता है किसी जिसने भी ये डिसीजन लिया हो किसी इनमें से एक को ध्यान में रख के उसने डिसीजन लिया हो सकता है इस बात को ध्यान में रखे कि चीटिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट कम हो जाएगा, है ना, तो मतलब लीक हो जाते थे पेपर और ये सारे कॉन्सेप्ट कम हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल थॉट हो सकता है। तो इसमें इतने रीजन हमने जो लिस्ट किए हैं उनमें से कोई एक रीजन अगर आप एजम्पशन के रूप में लिखेंगे तो आपको कैन वर्ड का इस्तेमाल रखना पड़ेगा कि ये एक वजह हो सकती है। तो जो वजह होती है उसको कहने के पीछे या वो डिसीजन लेने के पीछे वही एजम्पशन होता है, ठीक है ना। तो वहां पे तो कैन इस्तेमाल करेगी, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पे आप बिना कैन, जैसे बोला गया कि मोहन जो है वो दिन में खाना, मोहन नहीं, जैसे हाँ मनुष्य खाना खाते हैं, मनुष्य भोजन करते हैं। तो मनुष्य अगर भोजन करते हैं तो भोजन करने के पीछे क्या रीजन हो, क्यों भोजन करते हैं? एक सिंगल रीजन है, वो सिंगल रीजन ये है कि उनके शरीर की रिक्वायरमेंट है।
सिंगल रीजन, जब किसी चीज का सिंगल रीजन होता है और उसे एज अ एजम्पशन दिया जाए तो उसमें कैन वर्ड का इस्तेमाल होना जरूरी नहीं होता है। मतलब वहां पे एजम्पशन जो है वो डेफिनेट हो जाता है, एक ही रीजन हो सकता है और वही रीजन अगर आपका लिखा है तो वो एजम्पशन के तौर पे काम कर सकता है, समझ रहे हैं, और उसको डेफिनेट के रूप में भी लिखा जा सकता है, उसमें कैन वर्ड लगाना जरूरी नहीं होता। तो ये कहना कि डेफिनेट ही होता है एजम्पशन, ये बात गलत है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा और आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं, अब देखो यहीं पे ईदर और का कॉन्सेप्ट, अगर ये बात समझ में आ गई कि एजम्पशन डेफिनेट वाली बात ये वैलिड नहीं है कि एजम्पशन डेफिनेट नहीं होता, ये वाली बात देखो कई सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसमें दो रीजन हो, मान लो टू रीजन्स हुए, जैसे मुंबई के स्लम्स को रिलोकेट कर दिया गया, एक कोई जगह थी वहां के स्लम्स को रिलोकेट किया गया, तो दो ही वजह हो सकती है, एक तो भाई उन लोगों को बेहतर व्यवस्था प्रोवाइड कराई जा रही होगी और या फिर उस जगह का कोई उपयोग होगा या फिर किसी कारण से उसको वहां से हटाया। तो अगर दो रीजन है ना, तो दो रीजन में से एक रीजन पहले एजम्पशन में लिखा हुआ, दूसरा रीजन दूसरे एजम्पशन में लिखा हुआ, मतलब एजम्पशन के तौर पे लिखा हुआ है। आपको पता है कि एजम्पशन इज अ फॉर्म ऑफ रीजन, वो जब आप आर्ग्यू करते हैं तो जो रीजन निकल के आता है वही एजम्पशन का फॉर्मेट होता है, जिसे आप हिडन कहते हैं। और हिडन वाली बातें तब निकल के आती हैं जब आप कुरेदते हैं, मतलब आर्ग्यू करते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लो दो ही रीजन बने, एक नंबर रीजन और दो नंबर रीजन। पहला रीजन पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एजम्पशन के रूप में, दूसरा दूसरे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप ईदर और लगाएंगे। बहुत कम लोग बताते हैं कि एजम्पशन में ईदर और कब आता है, हालांकि मुझे चाहिए, मैं लाया नहीं हूँ आज कोई क्वेश्चन ईदर और का, वो तो अभी दिमाग में आ गया, लेकिन मुझे इसे कराना चाहिए, मैं आगे जरूर करूंगा। अब आते हैं जरा अपने कुछ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए पार्किंग प्लेस इज नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, पार्क योर व्हीकल इन द मॉल एंड वॉक टू द ऑफिस। फर्ज करिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब मैं आपको बिना मतलब एजम्पशन दिए हुए मैं आपसे खुद से पूछूं तो किन किन बातों पे आप इसमें सवाल कर सकते हैं और उसका क्या क्या आपके जहन में जवाब आ सकता है, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। जैसे लिखा हुआ इफ, पहली बात, हर एक लॉजिकल, जब जिसे इसे वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं, तो क्रिटिकल रीजनिंग जब भी आप कर रहे हो या वर्बल रीजनिंग कर रहे हो तो उसमें हर एक वर्ड सिंगल वर्ड का, कुछ लोग इसको लॉजिकल भी कहते हैं, तो हर एक सिंगल वर्ड का मतलब होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यदि, यदि का मतलब ये हुआ, जब मैं कहता हूं अगर वहां पे नहीं हुआ, इसका मतलब वहां पे होता होगा, तभी मैं ये बात कह रहा हूं। जैसे आप किसी को मुझे भेजा गया मेरे बच्चे के लिए चॉकलेट लाने के लिए, बोला गया कि ये बगल में मिलता है जाके ले आओ, मैं लाने गया और फिर मुझे बोल दिया गया कि अगर वहां पे ना मिले तो उससे 2 कदम आगे चले जाना, वहां पे मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, अगर वहां पे ना मिले, मतलब वहां पे मिलता है, अगर इनकेस नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरी जगह चले जाएगा। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई, इफ पार्किंग प्लेस इज नॉट अवेलेबल, अगर पार्किंग प्लेस उपलब्ध नहीं है, मतलब वहां पे नहीं है, तो पार्क योर व्हीकल, है ना, अवेलेबल इन द ऑफिस, पार्क योर व्हीकल इन द मॉल एंड वॉक टू द ऑफिस। अब यहाँ एक मैं और नई चीज आपको बता दूंगा, वो भी आपके बहुत काम की होगी। तो कह रहा है कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिस में पार्किंग कई बार होता है, कई बार नहीं होता होगा, यही बात तो हुई है। अगर उसने इफ लगाया है, इसका मतलब कई बार होता होगा, कई बार नहीं होता होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ऑफिस में पार्किंग कभी रही जरूर होगी, है ना। अब दूसरा, ये एक एजम्पशन निकल के आया, इफ क्यों लगाया, मैंने सवाल यही पूछा था, ये इन्होंने इफ क्यों लगाया, तो इफ का मुझे जवाब मिल गया। फिर आगे लिखा हुआ पार्क योर व्हीकल इन द मॉल, इन्होंने मॉल में क्यों कहा पार्क करने के लिए, क्या इसका मतलब क्या समझा जाए, इससे निकल के आता है कि मॉल में इसका मतलब पार्किंग अवेलेबल होगी, तभी तो उन्होंने मॉल में कहा पार्क करने के लिए। भाई आप सवाल कर सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ऑफिस में अगर ना अवेलेबल तो मॉल में चले जाओ, पार्क कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि मॉल में अवेलेबल होता है। एंड वॉक टू द ऑफिस, यहाँ पे एक और वर्ड से निकल के आता है, एंड वॉक टू द ऑफिस। अब और ऑफिस जो है पैदल चल के आ जाइए और कार्यालय जाएं, ठीक है ना, पैदल चल के ऑफिस पहुंच जाइए। तो 2-3 बातें यहाँ पे, अब पैदल चल के पहुंच जाइए, वॉक टू द ऑफिस, ऑफिस चले जाइए, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हो कि कहीं ना कहीं जो ऑफिस और मॉल के बीच की डिस्टेंस है वो वॉकेबल होगी। अब भाई ऐसा तो होगा नहीं कि मैं लखनऊ में बैठा हूँ, मेरा दोस्त दिल्ली उतरे, मैं बोलूँ भाई वहाँ से ऐसा करो तुम जो है वो लंदन से आ रहे हो वहाँ पहुँचना, बेंगलोर से फिर वहाँ पे मुंबई, मुंबई से दिल्ली आ जाना और दिल्ली से जो है लखनऊ वॉक करके चले जाना। मैं ऐसा बोलूँगा? नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि वॉकेबल नहीं है। हाँ मैं बोलूँ पास के चौराहे पे आ गए हो तुम, तो वहाँ से बस थोड़ा सा पैदल चल के आ जाओ और बाईं तरफ मुड़ जाना, गली है, गली में चले आना, मेरा घर पड़ जाएगा, तब मैं उसको ऐसा बोलूँगा जब वो वॉकेबल होगा। तो अगर वो वॉक करने के लिए बोल रहा है, वॉक टू द ऑफिस, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो कहना चाह रहा है
कि मॉल में पार्किंग करने के बाद ऑफिस जो है पास में ही, निकल के आई ना बात। अब जरा चलते हैं अपने एजम्पशन पे, द मॉल इज एट वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस। तो ये एजम्पशन क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा, जिसे आप ट्रू कहते हैं, ये इम्प्लिसिट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगले पे चलते हैं, द ऑफिस डज नॉट अलाउ विजिटर्स व्हीकल इन द प्रेमाइसेस। अब यहाँ पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ पार्किंग स्पेस इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस, पार्क योर व्हीकल इन द मॉल एंड वॉक टू द ऑफिस। देखो, एक ऑफिस में अगर ऑफिस में जगह नहीं मिलती है तो अपना मॉल में पार्क कर दीजिए और ऑफिस पैदल चले आइए। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या ये विजिटर्स के लिए बोला है, कहीं स्पेसिफाई किया गया कि ये विजिटर्स के लिए कह रहा है, या फिर जो ऑफिस, अब चूंकि एक ऑफिस में विजिटर्स भी आते हैं और एक ऑफिस में काम करने वाले भी आते हैं, तो इसमें तो कहीं जिक्र है नहीं, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। ठीक है, कैसा स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, राइट ना। तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो आप जितनी चीजें लिस्ट करी हैं उसमें एक और नया इंफॉर्मेशन है कि जनरल से स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, और स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल, ये अगर एजम्पशन दिया हुआ है तो ऐसे एजम्पशन को हमेशा क्या मार्क करना, रॉन्ग मार्क करना, राइट ना, बात समझना। जनरल टू स्पेसिफिक और एंड स्पेसिफिक टू जनरल, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो रॉन्ग मार्क कर देना एजम्पशन को। जैसे यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट था और ये स्पेशली किसके लिए कह रहा है, टारगेटिंग टू विजिटर्स, है ना, तो ऐसी कंडीशन में ये इम्प्लिसिट नहीं करेगा, तो ये एजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि लॉजिकल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सोचने का तरीका बस देखना होता है। और मैं अगर ऐसा बोलूँ कि ये जो है वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका थिंकिंग कैसा है, कैसा थिंकिंग प्रोसेस है, वो बिल्कुल कतई गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, अ मेजर रिटेल स्टोर अनाउंस 30% रिडक्शन ऑन ऑल फूड आइटम ड्यूरिंग द वीकेंड। एक प्रमुख खुदरा स्टोर सप्ताहांत के दौरान सभी खाद्य वस्तुओं पर 30% कटौती की घोषणा करी है, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। आप देखो इसमें मैं दोनों पहले ही आपको दे दे रहा हूँ, और मैं पहले ही आपसे पूछने की कोशिश करूँगा कि आप भाई इस वाले क्वेश्चन का एजम्पशन ज़रा निकाल के देखें। आप थोड़ा अपनी तरफ से मेहनत करें, पढ़ें, फिर इसको देखें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, अ मेजर रिटेल स्टोर अनाउंस 30% रिडक्शन ऑन ऑल फूड आइटम ड्यूरिंग द वीकेंड। तो ये एक रिटेल स्टोर ने एक डिसीजन लिया है कि वो वीकेंड में क्या करेगा, 30% का रिडक्शन करेगा, किसमें, सभी आइटम्स पे, सभी फूड आइटम्स पे जो है वो 30% का रिडक्शन करेगा। तो अब इससे क्या चीज़ें, किसी ने अगर ऐसा स्टेप लिया है तो क्या सोच के लिया होगा, पहली बात कि वो सकारात्मक या पॉजिटिव रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में ही ऐसे जो है वो डिसीजन लेगा, है ना, वो तो यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि इसका हमें फायदा मिलेगा। तो अब आते हैं अपने एजम्पशंस पे, पीपल में स्टिल प्रेफर बाइंग फूड आइटम फ्रॉम अदर स्टोर्स। अब देखो यहाँ पे ये एजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं करेगा, रीज़न ये है कि अगर रिटेल स्टोर का मालिक जो है वो सोचता है कि वो ये वीकेंड पे फूड आइटम्स पे कम कर देगा, 30% घटा देगा, और अगर उसको पता हो कि ये करने के बावजूद भी जो है लोग दूसरी जगह से फूड आइटम्स खरीदेंगे, दूसरे स्टोर से खरीदेंगे, तो क्या वो ये काम करेगा, नहीं, तो ये उसकी जगह कुछ और कर रहा होता। इसका मतलब ये जो एजम्पशन दिया हुआ है ये इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं हो सकता, मतलब वो रिजल्ट तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेगा, यहाँ पे तो नेगेटिव रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव में नेगेटिव बात कही गई, तो ये एजम्पशन क्या हो जाएगा, कतई गलत हो जाएगा। कमिंग टू सेकेंड वन, यहाँ पे लिखा हुआ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स मे विजिट रिटेल स्टोर एंड बाई फूड आइटम्स। हाँ, अब अगर उसने ऐसा डिसीजन लिया है तो उसका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ही तो इसमें दिखाया जा रहा है कि उसको लगता है, अब देखो मे लगा हुआ है इसीलिए लार्ज लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ मे लिखा हुआ है, बड़ी संख्या में, उसको क्या लगता है कि बड़ी संख्या में हो सकता है कि लोग जो है वो यहाँ पे आए और फूड आइटम्स को खरीदें, है कि नहीं, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा ही कुछ विचार उसका रहा होगा। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला सवाल आपके सामने ये है, द कैप्टन ऑफ द स्कूल फुटबॉल टीम सिलेक्टेड ओनली 14 प्लेयर्स टू प्ले ऑल द 8 मैचेस ऑफ
इंटर स्कूल फुटबॉल कॉम्पिटिशन। व्हाट इट मीन्स कि देखें, पहले तो स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। लाइक इवन एवरी सिंगल वर्ड दैट काउंट्स, यू नीड टू फोकस ऑन दैट, राइट? व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन? द कैप्टन ऑफ द स्कूल फुटबॉल टीम selected only, किसने सेलेक्ट किया है? द कैप्टन selected only 14 players to play all 8 matches of inter school football competition। अगर कैप्टन ने ऐसा किया है, 14 लोगों को केवल सेलेक्ट किया है, तो इसका एजम्पशन, अब इसका मतलब ये उसको लगता है कि 8 मैच खेलने के लिए 14 खिलाड़ी पर्याप्त है। मतलब क्या, कुछ एक इंजर्ड हुए और फिर दूसरे रिप्लेस करेगा, फिर कुछ एक इंजर्ड हुए तो दूसरे रिप्लेस करेगा, पर उसको लगता है कि इतने 14 सेलेक्ट करना सफिशिएंट है वो पूरा टूर कंप्लीट करने के लिए, पूरा जो है वो मैच उसका टूर्नामेंट का कंप्लीट करने के लिए, है ना, तो कंपटीशन कंप्लीट करने के लिए। तो अब आते हैं दोनों असम्पशंस को देखते हैं। देयर मे बी एडिक्वेट नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स फॉर ऑल द मैचेस, उसको तो यही लग रहा होगा ना। अब इसीलिए देखो मे लगा हुआ है ना, फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, तो उसको तो यही लगता होगा कि हाँ, अगर उसने 14, तो उसके दिमाग में तो यही पॉजिटिव रिजल्ट होगा कि भाई 14 लोग पर्याप्त हैं इस कंपटीशन के 8 मैच खेलने के लिए, राइट ना। तो पहला वाला इम्प्लिसिट हो जाएगा। फिर दूसरे पे आते हैं, द कैप्टन मे बी एबल टू प्ले इन ऑल द मैचेस। अब हुआ अगर कैप्टन है ना, अगर वो कैप्टन है तो, और यहाँ पे लगा हुआ मे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल भी लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में मैंने कहा था कि ऑल, ईच, नन, ओनली, एवरी, ऐसा जो है वो जितने भी यूज होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो ऑल जब एक सभी लोगों की बात कर रहा हो, एक ग्रुप की बात कर रहा हो, यहाँ पे ऑल मैचेस मतलब वो बेसिकली उस कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ऑल मैचेस का मतलब कंप्लीट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल को इस तरीके से नहीं लेके जाना, ठीक है ना। तो कह रहे द कैप्टन मे बी एबल टू प्ले थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन, है ना। तो बिल्कुल उसको लगता होगा कि वो जो है वो थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन खेलने लायक है, तो वो जा रहा है। हर खिलाड़ी का ये विचार होता है, अगर एक खिलाड़ी जा रहा है तो उसको लगता होगा कि वो पूरे 14, कोई किसी को ये थोड़ी ना लगता है कि मैं अनफिट हो जाऊंगा बीच में ही, है ना, या फिर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। उसको तो लगता होगा कि मैं परफॉर्म करूंगा और मैं जो है पूरे मैच में खेल सकता हूँ, ठीक है ना। तो दूसरा वाला इम्प्लिसिट कर जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और इसको आप खुद ही आंसर करने की कोशिश करना। व्हाट इट इज रिटन, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद बांग्लादेश holds great significance for India as people like Anup Chetia of 58 years, the top leader of Ulfa, who's currently lodged in Dhaka jail for forging travel documents, can be easily extradited back to India। प्रत्यर्पण संधि देशों के साथ होती है जिसमें वो कैदी और उन सबको ट्रांसफ़र लेना, इनका उधर जाना, उनका उधर ना जाना, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी वही होती है बेसिकली। मोटे तौर पे आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, देखो अदा करती है क्योंकि उल्फा के प्रमुख नेता 54 वर्ष के अनूप चौथिया जैसे लोग, जो हाल में जाली यात्रा दस्तावेज के लिए ढाका की एक जेल में बंद हैं, को संधि पर हस्ताक्षर हो जाने पर आसानी से स्वदेश वापस लाया जा सकता है। तो क्रिमिनल किसके लिए? इंडियंस के लिए, है ना। तो उनको इस ट्रीटी के हिसाब से आसानी से वापस लाया। अब देखो, बांग्लादेश में भी हाइडिंग प्लेस फॉर मैनी टेररिस्ट ग्रुप्स इन लाइक उल्फा। अब एक चीज देखना, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? करेंटली लॉज इन ढाका जेल। ढाका, अब यहाँ पे आपका फैक्ट काम आएगा। ढाका मतलब क्या हुआ? बांग्लादेश में ही है ना, बांग्लादेश का कैपिटल भी है ढाका। टका वहाँ की करेंसी है शायद, ठीक है ना। तो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी हाइडिंग प्लेस फॉर मैनी टेररिस्ट ग्रुप लाइक उल्फा, है ना। अब उल्फा के वहां पे चूंकि अगर मिला है कोई, देखो, द टॉप लीडर ऑफ उल्फा हु इज करेंटली लॉस्ड इन ढाका जेल फॉर फोर्जिंग ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कैन बी इजीली एक्स्ट्राडिटेड बैक टू इंडिया। इसका मतलब उनको लगता है कि जो बांग्लादेश है ना, वहाँ पे इस तरीके के टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक उल्फा जो है वहाँ पे होंगे। बिल्कुल, एक उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, बट ये बात जो है चूंकि उल्फा के बारे में ही सिर्फ कही गई है, और इसमें उसके अलावा भी ऐसे और भी, जैसे बांग्लादेश में भी हाइडिंग प्लेस फॉर मेनी टेररिस्ट ग्रुप लाइक मेनी टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक उल्फा, ठीक है ना। तो अब आप इसको आप एक कंक्लूजन के फॉर्मेट में देखिएगा
क्यों? क्योंकि आप उल्फा के बारे में जिक्र है, तो इससे आप ये नहीं कहेंगे कि उल्फा के अलावा भी, तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। ये आप कंक्लूजन के बिहाफ पे, चूंकि इन्होंने जो जिक्र किया है ना, वो उन्होंने जो है वो उल्फा का जिक्र केवल किया है। तो बियॉन्ड जो जो आउट ऑफ द बॉक्स जिसे कहते हैं, वो जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर और सभी टेररिस्ट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जो ढाका में हो सकते हैं, तो वो बियॉन्ड जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाने वाली बात हो गई। फिर देखो, द टेररिस्ट ग्रुप लाइक उल्फा विच स्प्रेड टेररिज्म इन इंडिया मे ऑल्सो बी स्प्रेडिंग टेररिज्म इन अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश। बताओ, तो वहां पे अगर बंद है तो उस जगह पे भी ऐसे तरीके का काम करता रहा होगा, तभी तो वहां पे बंद है। तो उस तरीके से भी आप इसमें निकाल सकते हैं। ये इम्प्लिसिट हो जाएगा सेकेंड वाला, पहला वाला एक्सप्लिसिट हो जाएगा, राइट। अब आगे आगे आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 5 ईयर प्लान्स स्पेंड लैक ऑफ crores in energy sector allocating funds for coal। देखो यहाँ पे coal, oil, gas, renewable and nuclear energy, yet this fund do not solve the problem of access to energy as there is a no strict mandate that women must be benefited from these public expenditures। क्या लिखा हो? पंचवर्षीय योजनाएं कोयला, तेल, गैस और नाभिकीय ऊर्जा के लिए कोष की घोषणा करते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में करोड़ों लाख रुपए खर्च करती, फिर भी यह कोष जो है ईंधन तक पहुंच की समस्या को हल नहीं कर पाती है, क्योंकि ऐसा कोई भी ज़रूरी नियम नहीं है कि महिलाओं को इस सार्वजनिक खर्च से लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। अब देखो, इसमें पहला वाला एजम्पशन लिखा हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी डन ओनली। किस वर्ड का इस्तेमाल किया गया? ओनली वर्ड का इस्तेमाल किया गया। फॉरन जो है एजम्पशन को आप एक्सप्लिसिट मार्क कर देंगे। गवर्नमेंट ओनली स्पेंड्स मनी एंड डजंट केयर अबाउट इट्स मैनेजमेंट। फिर से ये देखो, ओनली वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो ओनली तरीके के वर्ड्स होते हैं, ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं। ओनली, ईच, एवरी, नन, ओनली, ऑल, ईच, एवरी, नन, ओनली, इनका इस्तेमाल हो तो समझ जाओ गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला ये देखना, एक मिनट, हाँ ये लिखा हुआ है, द स्कूल अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू गिव 5 ग्रेस मार्क इन इंग्लिश टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9th as the performance of these students in English was below expectation। स्कूल अथॉरिटी ने अंग्रेजी में इन छात्रों का प्रदर्शन उम्मीद से नीचे होने के कारण SDT 9वीं के सभी छात्रों को अंग्रेजी में 5 ग्रेस मार्क देने का फैसला किया है। देखो भाई, एक स्कूल है, अथॉरिटी ने क्या डिसाइड किया है? 5 ग्रेस मार्क देगा किसमें? इंग्लिश, इन इंग्लिश स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड as the performance of these student English was below expectation, मतलब एक्सपेक्टेशन से इंग्लिश में कम था। अब आते हैं पहले पे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 9th में स्टिल फेल। अब अगर वो 5 ग्रेस मार्क दे रहा है तो वो उस पॉजिटिव देख रहा होगा, पर यहाँ पे तो ये उसके उलट जा रहा है कि अगर 5 ग्रेस मार्क दे भी देगा, उसके बावजूद भी सब लोग फेल हो जाएंगे, तो क्यों देगा 5 ग्रेस मार्क? कोई मतलब हुआ क्या उसका? तो उसका मतलब स्कूल अथॉरिटी का ये डिसीजन अगर ले रही है तो उसका मतलब वो चाहती है कि लोग पास हों इंग्लिश में जिसमें परफॉर्मेंस खराब है, तो इसलिए वो 5 ग्रेस मार्क। तो मेजॉरिटी की बात जो उन्होंने कह दी और उन्होंने कहा इसके बावजूद भी फेल होंगे, ये तो बिल्कुल उलट सोच है। अगर ऐसी सोच ये रखता होगा तो कतई ये ऐसा डिसीजन नहीं लेगा, तो ये एजम्पशन एक्सप्लिसिट कर जाएगा। फिर लिखा हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 9th मे नाउ पास इन इंग्लिश आफ्टर गिविंग ग्रेस मार्क, है ना। तो उसको यही लगता होगा, ये उसका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड दिखाता है, मतलब पॉजिटिव, उसका सकारात्मक रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव में, मतलब कैसा रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा ही पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा होगा। सो द सेकंड कंक्लूजन दैट विल ऑलवेज बी राइट, इजंट इट। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे होंगे, इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसको भी डील करेंगे, देखेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको करना है। और फिर एक स्टेटमेंट मैंने केवल लिख रखा है और जिसमें बहुत वाइड स्कोप मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है कि आप इसमें चेक करें एजम्पशन को। क्या लिखा हुआ है? देयर इज समथिंग मनी कांट बाय फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज अ मास्टर कार्ड। बहुत ऊंची लाइन भी है और इसको सोच के जिसने भी ये बात कही होगी उसने क्या क्या सोच के कहा होगा, तो एक अच्छा थॉट प्रोसेस भी आपके जहन में आएगा। मतलब ऐसी चीज़ों को समझना भी, जो जितनी भी सेइंग्स होती हैं, आपने देखा होगा कि कोट्स होते हैं, वो कोट्स कहीं ना कहीं एक अच्छे विचार के साथ होते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके बाद वो चीज़ें निकलती हैं।
तो जैसे आप कहते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी तो वो ऐसी बातें बता पा रहे हैं, है ना। तो वो रीज़न होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो उसके पहले हुए होते हैं, जिसके ब्याह पे वो बात बोलते हैं। तो जैसे ये बात लिखी है, देयर इज़ अ समथिंग मनी कान बाय, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज़ अ मास्टर कार्ड। तो बहुत अच्छी बात लिखी है, किस चीज़ के प्रोस्पेक्टिव में हो सकता है, इसको कहने के पीछे क्या विचार हो सकते हैं, ज़रूर सोचिएगा। अच्छा थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा और यहीं से एजम्पशन की शुरुआत भी होती है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको एजम्पशन उस तरीके से समझा पाया हूँ एक लेमैन की तरह, बिकॉज एजम्पशन का जो टेक्निकल वर्ड्स है उसमें प्रेमाइसेस यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो सारे यूज़ किए जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने। लेकिन इन दोनों ही सेशंस में मेरी कोशिश ये रही है कि बिल्कुल लेमैन की तरह आपको समझा पाऊँ। ऐसे ही जब प्रॉब्लम कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग करेंगे मंडे में, प्रॉब्लम मैं उसको लेके आऊँगा, तो उसमें भी मैं एक आपको ट्रिक बताऊँगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया, वाई पूछेंगे तो वाई का जवाब में जो आंसर आता है वो एक प्रोबेबल एजम्पशन के रूप में काम करता है, ठीक है ना। तो जब कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग करेंगे तो वहाँ पे भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, वहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा और उसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, एक फ्लो चार्ट भी मैं आपको दूंगा कि किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को जज करने का क्या पैरामीटर होना चाहिए और क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो सकता है। वो फ्लो चार्ट के ज़रिए मैं एक सिंगल फ्लो चार्ट बना दूंगा, तो उससे आपको पूरा का पूरा कोर्स ऑफ एक्शन क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही जो इस सेक्शन के जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव में। और फिर जब आप क्लैरिकल की बात कर, अभी जो IBPS PO का प्रीलिम्स है तो उसमें भी आते हैं, और SSC रेलवे इन सब में भी देखा होगा एजम्पशन पूछा जाता है, कंक्लूजन पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना और इसको मैं पढ़ाता रहूँगा, बिल्कुल चिंता मत करें। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों से ये बात बोलूँगा कि ये मेरा रेफरल कोड है BT10। जब भी आप प्लस का कोई भी चीज़ लेने का विचार करें BT10 इस्तेमाल ज़रूर करें। बसंत त्रिपाठी नाम से एजुकेटर के रूप में अनअकैडमी पे मैं आपको मिल जाऊँगा और फिर वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे लाइव भी करने वाला हूँ इस एजम्पशन वाले टॉपिक को, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।